यूनिट 4 इसका नेम है वर्क पार एनर्जी। यूनिट 4 वर्क पार एंड एनर्जी। गुड मॉर्निंग। ओके चलिए, जो टर्म है वर्क, ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम वर्क बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो आप किसी को बोलोगे प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग सम वर्क, है ना। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम डूइंग सम वर्क। बट आप ये सरप्राइज़ हो जाओगे सुन के कि जब आप चेयर पे बैठ के कोई काम कर रहे हो तो फिज़िक्स के टर्म में आप कोई काम नहीं कर रहे हो। अगर कुली अपने हेड पे कुछ लगेज लेके जा रहा है तो फिज़िक्स के टर्म में वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वर्क सिर्फ हम तभी मानते हैं फिज़िक्स के टर्म में अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है। फाइन। अब एक पर्सन जो ज़्यादा काम कर रहा है, हम बोलेंगे ही इज़ मोर एनर्जेटिक दैन द पर्सन डूइंग लेस वर्क। सो इस केस में हम एनर्जी वर्ड डे टू डे लाइफ में ऐसे एनर्जी यूज़ करते हैं। तो जो एनर्जी है फिज़िक्स के टर्म में उसका मतलब है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फाइन। तो एनर्जी भी फिज़िक्स के टर्म में अलग है। पावर आप कैसे यूज़ करते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वो मोर पावरफुल होगा दैन अ वीक पर्सन। तो जो टर्म पावर है वो डिफ़ाइन होती है कि जो वर्क कितना हम कर पा रहे हैं ड्यूरिंग सम टाइम। वर्क इन सम टाइम इज़ कॉल्ड पावर, ठीक है। वर्क पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। तो फिज़िक्स के टर्म में वर्क क्या है, हम वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क है, सपोज एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाई F इधर को और इसे धक्का मारा। ब्लॉक ने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसकी नई पोजीशन हो गई ये वाली। जैसे ये कॉपी है, कॉपी को मैंने फोर्स लगाया और इसकी पोजीशन बदल गई, ठीक है। तो वर्क का फिर मीनिंग क्या हुआ कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे हम, force applied on a body to displace it through some distance. मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्क क्या है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेसिंग थ्रू सम डिस्टेंस इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब वर्क जो है उसका फॉर्मूला बना F इंटू एस। F इज अप्लाइड फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन्स वर्क क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी and it displaces the body through a certain distance in the direction of applied force is called work. अब वर्क जो है उसकी डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है m1 l2 t-2, ठीक है। ये है वर्क की डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो यूनिट है हम उसे दो पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे हमने फोर्स की यूनिट को बांटा था एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। लाइक फोर्स के भी मैंने ऐसे ही पढ़ाए थे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क का मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखिए, जो वर्क है उसका स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स 1 न्यूटन का हो जाए और डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाए, मीन्स अभी सिंपली फोर्स 1 हो जाए और अगर डिस्टेंस भी 1 यूनिट का हो जाए तब वर्क डन यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट वर्क का मतलब है यूनिट वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ अ यूनिट फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ यूनिट डिस्टेंस। फाइन। अब मैं पढ़ा रही हूँ पहले एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, इसका मीनिंग क्या है कि वर्क डन इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट इफ यूनिट एब्सोल्यूट फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ सम यूनिट वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसे हम फर्दर दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक है एसआई सिस्टम में और एक है सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहले सीजीएस में वर्क इज इक्वल टू फोर्स एस। वर्क 1 अर्ग होगा अगर फोर्स की वैल्यू 1 डाइन है इंटू डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ठीक है। वर्क जो है वो सीजीएस सिस्टम में
अर्ग होगा अगर फोर्स की वैल्यू 1 डाइन है और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ 1 डाइन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। और ये था CGS में। अगर मुझे SI सिस्टम में डिफाइन करना हो तो वर्क, फिर से मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख रही हूँ, वर्क CGS में होगा joule. Work done is said to be 1 joule when 1 Newton of force displaces a body through a distance of 1 meter. ये फोर्स का यूनिट यहाँ पे डाइन पुट किया और यहाँ पे न्यूटन। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? 1 जाउल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ये मैंने आपको डायमेंशन में पढ़ाया हुआ है। 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। इसे डिफाइन करते हैं अगेन, जैसे फोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे ग्राम, एक मिनट देखिए, जो CGS सिस्टम है उसमें वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला मैंने वही लिख दिया। वर्क डन, फोर्स होता है, जो मैं अभी पहले बात कर रही थी कि जब मैंने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, फोर्स को पढ़ाया था ग्राम वेट में, आप पिछली वीडियो सुन लेना। फोर्स है ग्राम वेट में CGS सिस्टम में, और डिस्टेंस हो गया सेंटीमीटर में। तो ये टर्म कैसे बनेगी? ग्राम वेट को कन्वर्ट किया डाइन में, 981 डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये वर्क की वैल्यू लिखी है मैंने, 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 981 अर्ग। ये वैल्यू है 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 981 अर्ग। ये बच्चे मैंने आपको फोर्स की जब यूनिट पढ़ाए थे, ये उसमें मैंने आपको डिराइव कराया हुआ है, तो आप चेक कर लेना। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है। अगर मुझे इसको उसमें लिखना हो SI सिस्टम में, तो वर्क के यूनिट को बोलेंगे ग्राम की जगह किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह मीटर। तो किलोग्राम वेट किलोग्राम मीटर बन गया। इसमें फोर्स की वैल्यू होगी किलोग्राम वेट इनटू मीटर। फाइन। और इसे हम लिख सकते हैं 9.81 न्यूटन इनटू मीटर। जैसे यहाँ पे लिखा था 981, यहाँ पे 9.81। फाइन। तो 1 किलोग्राम मीटर किसके इक्वल बन गया? 9.81, और ये किसके इक्वल है? जाउल के। तो वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर when force of 1 kilogram weight displace a body through a distance of 1 meter in its own direction. फाइन। यहाँ तक बच्चे अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। तो इसमें हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। ये है ग्रेविटेशनल यूनिट का SI सिस्टम, उससे हमने कन्वर्ट कर दिया एब्सोल्यूट यूनिट का SI सिस्टम। ऐसे ही ये CGS यूनिट का एब्सोल्यूट सिस्टम यूनिट था, ये CGS का ग्रेविटेशनल था। तो दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन दो यस नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मींस अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है, हमने दोनों पढ़ने हैं कि फोर्स अगर वेरिएबल हो तब वर्क डन कैसा है, अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है तब वर्क डन कैसा है। ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक बुक या एक ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और हमने उसे S डिस्टेंस से मूव करवा दिया थ्रू डिस्टेंस S। तो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई उसे मूव करवाने के लिए, सपोज इस ब्लॉक को जब हम मूव करवा रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इसे खींचा हमने, तो ये F बन गया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा थीटा। इस F को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, F cos थीटा, F cos थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स का है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और ये जो F sin थीटा का कंपोनेंट बनेगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मीन्स हमने F को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वन इज़ F cos थीटा, अनदर इज़ F sin थीटा। F cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो फोर्स की उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, और जो F sin थीटा का कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट बॉडी जो है
वो डिस्प्लेस कहाँ हो रही है, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कॉस की डायरेक्शन में। तो हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू इट्स की डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसे मुझे लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो कॉस थीटा है मीन्स डॉट प्रोडक्ट बनेगा, सो एफ डॉट एस। सो वर्क डन किसके इक्वल बना, स्केलर, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये हो गया एफ डॉट एस मीन्स फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं वर्क डन एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन। अब हम नेचर ऑफ वर्क डन चेक करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो, अगर वर्क डन जो है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। पॉजिटिव वर्क डन का मीनिंग क्या है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। जैसे कॉपी को मैं अगर इधर धक्का लगाऊं तो पेन, कॉपी भी उधर जाएगी। जैसे ये पेन है, मैंने पेन को इधर फोर्स लगाया तो पेन भी उधर ही गया, तो ये जो मेरा वर्क डन है ये पॉजिटिव है। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा हमने फार्मूला लगाया। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, अगर जो थीटा है वो ज़ीरो हो जाए। थीटा ज़ीरो मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, एफ और एस की सेम डायरेक्शन है, तो थीटा हो गया ज़ीरो। कॉस ज़ीरो जो है वो 1 है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन क्योंकि कॉस ज़ीरो है 1। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव वर्क डन। जैसे टग ऑफ वॉर में जो विनिंग टीम है उसका वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि विनिंग टीम की तरफ ही रस्सी खींच के आएगी। सपोज 5 पर्सन इस रस्सी को इधर खींच रहे हैं और 5 इधर खींच रहे हैं, तो ये सेंटर है, इन पांचों ने इधर को फोर्स लगाई और रस्सी इधर को ही खींच कर आई, तो ये टग ऑफ वॉर में विनिंग टीम का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। विनिंग टीम हैज़ पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचें, ऐसा एक स्प्रिंग है और हमने स्प्रिंग को इधर को खींचा, स्प्रिंग पे इधर को फोर्स लगाया तो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुई, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई तो स्प्रिंग उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गया, तो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज़ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसे ही हम एक एग्जांपल देखें लॉन रोलर की, लॉन रोलर में जब हम उसे खींचते हैं, पुल करते हैं फोर्स लगा के, तो वर्क डन उस केस में पॉजिटिव होता है। पुल में भी और पुश में भी, दोनों में पॉजिटिव है। पुल में उसे खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो खिंच गया, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो उधर को जाएगा, तो वो पुश है और पुल है, दोनों केसेस में वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है। और जो नेगेटिव वर्क डन है वो कब होगा, अब हम वो चेक करते हैं। नेगेटिव वर्क डन, अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी ओपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, और इस केस में थीटा 180 होता है एंड कॉस 180 की वैल्यू -1 है, तो वर्क डन बन गया माइनस एफ एस जब हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। अगर हम बॉडी पे फोर्स इधर को लगा रहे हैं, एफ की डायरेक्शन ये है और बॉडी उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एस। फाइन। देखिए, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं एक कार को मोशन को रोकने के लिए, तो वर्क डन ब्रेकिंग फोर्स के थ्रू नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने ब्रेक लगाई तो ब्रेकिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन उस केस में नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताई, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप अ कार देन द वर्क डन इज नेगेटिव। फाइन। अगर फिर से हम टग ऑफ वॉर वाले एग्जांपल देखें, तो टग ऑफ वॉर में जो टीम लूज़ कर जाती है उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी रस्सी इधर को खींचना चाह रहे थे बट विनिंग टीम अपनी तरफ ले गई, तो
वो फोर्स इधर को लगा रहे थे लेकिन रस्सी इधर को चली गई, तो इनमें एंगल बन गया 180 डिग्री एंड वर्क डन हो गया नेगेटिव। फाइन। एक सबसे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि सपोज एक टायर मूव कर रहा है, हम उसे फोर्स इधर लगा के खींच रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगेगा, तो अगर हम वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का निकालें वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट आगे को होती है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगते हैं। ठीक है। और अगर हम किसी बॉडी को हम वर्टिकली ऊपर ले जाएं, जैसे एक बॉल को ही हम ऊपर ले गए, ठीक है, वर्टिकली मतलब किसी हाइट पे ले गए और वहाँ पे हमने हाइट पे जाके बॉल को रिलीज किया, तो W जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है वो होता है mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इट इज रेज टू सम हाइट वर्टिकली अपवर्ड, और a से b सपोज वो हाइट है ऐसे ए से बी, तो जो वर्क डन होगा फोर्स का ग्रेविटी का W इज इक्वल टू mgh, वो नेगेटिव होगा। सो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, हेंस वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, जो बच्चे अगर किसी बॉडी को हम ऊपर लेके ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तब जो ग्रेविटेशनल का वर्क डन था पॉजिटिव था। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर हम बॉडी को रेज कर रहे हैं, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन ग्रेविटी से नेगेटिव है। फाइन। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वर्क डन जीरो कब होगा, जीरो वर्क डन। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड ला रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। वर्क डन ज़ीरो। देखिए अगेन वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, एफ एस कॉस थीटा। अब जो थीटा है वो ज़ीरो कब होगा, आपको पता है कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ज़ीरो वर्क डन जो है, अगर आप अपने कमरे की दीवार पे बार बार फोर्स लगाते जाओगे तो क्या दीवार हिलेगी, दीवार नहीं हिलेगी ना। तो उस केस में जो वर्क डन है वो जो वर्क डन है ज़ीरो है, क्योंकि एस ज़ीरो है। तो अगर आप अपने रूम की वॉल को फोर्स लगाते जा रहे हो तो फोर्स तो लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्योंकि वॉल नहीं हिल रही है, तो वर्क डन इज़ ज़ीरो। मीन्स इफ़ एस इज ज़ीरो वर्क डन इज़ ज़ीरो। सेकेंड, ये कुली है, कुली ने सिर के ऊपर ऐसे सपोज लगेज उठाया हुआ है, तो वो आगे को मूव कर रहा है, फोर्स मतलब लगेज उसने उठाया हुआ है तो थीटा 90 बनेगा, उसकी मोशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है। तो थीटा 90 हो गया, तो वर्क डन बाय अ कुली इज ज़ीरो। कुली का वर्क डन हमेशा ज़ीरो है, तो इसलिए जब भी आपने आगे कुली से लगेज उठवाना है तो उसको पैसे नहीं देने, उसको बोलना हमारी फिजिक्स में वर्क डन ज़ीरो है तेरा, ऐसे होगा। मैं क्या बता रही हूँ कि जब एक पर्सन ने कोई सूटकेस होल्ड किया हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव करवा रहा है तो उसका वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन टू होल्ड द सूटकेस जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, सो वर्क डन इज ज़ीरो। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, कोई एक पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तब उसके हर पॉइंट पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगती है और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में जो वर्क डन होता है ज़ीरो होता है। ठीक है। तो आप तीन एग्जाम्पल इसकी याद कर लीजिए, और इसका कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताइए गिव एन एग्जाम्पल, या व्हाई डज द वर्क डन ऑफ अ कुली ज़ीरो। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स वर्क डन, तो आंसर आएगा वर्क डन इज ज़ीरो। सर्कुलर पाथ में मूव करिए, फोर्स सेंट्रिपिटल की तरफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट आगे को है, तो थीटा 90 बनेगा, सो वर्क डन इज ज़ीरो। फाइन। तो ये थी टाइप ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा। मैं इसे जूम कर देती हूँ, बच्चे स्क्रीन विजिबल है आपको। तो ये
वेरिएबल फोर्स का मतलब हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। तो हमने एक एग्जांपल स्टडी की जिसमें टाइम को हमने लिया जो उस पे डिस्प्लेसमेंट को लिया एक्स एक्सिस पे और फोर्स को लिया वाई एक्सिस पे, क्योंकि फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई पे। तो फोर्स वेरी कर रहा था, कभी उसकी वैल्यू कम है कभी ज़्यादा है। तो सपोज पहले फोर्स कम था, फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। जब कम थी तब डिस्प्लेसमेंट एक्स इनिशियल, और जब ज़्यादा थी तो सपोज डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल हो गई। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो एफ एक्स है ये एवरेज वैल्यू है एफ एक्स की इन डेल्टा टी टाइम। मीन्स की बॉडी ने पहले हमने कोई एक इंटरवल चूज़ किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, मीन्स एक ऐसी स्ट्रिप से चूज़ कर लिया स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की विड्थ की। मीन्स ये डेल्टा एक्स विड्थ डेल्टा एक्स ले ली। मैं रिपीट कर रही हूँ कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करी है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। एक्स आई इज़ इनिशियल और एक्स एफ इज़ इनिशियल। तो पूरी बॉडी की पूरी डिस्प्लेसमेंट को हमने स्मॉल ऐसे स्टेप्स में ले लिया, स्मॉल इंटरवल में ले लिया। तो वैसा ही एक स्मॉल इंटरवल जो मैंने चूज़ किया वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, ये जो विड्थ डेल्टा एक्स है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और फोर्स जो है अब मुझे कैलकुलेट करना है पूरी वैल्यूज़ के लिए। तो पहले मैं इस विड्थ के लिए निकालूंगी, फिर मैं उसे पूरी लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कितना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन फोर्स इस स्ट्रिप के लिए निकाल रही हूँ मैं पर्टिकुलरली। तो फोर्स लगा एफ एक्स और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वर्क डन एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, ये इस स्ट्रिप का एरिया हो गया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है एफ एक्स और ये हो गई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप डेल्टा एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसे मुझे सारा वर्क डन निकालना हो, ये तो छोटा सा वर्क डन है, मीन्स हर एक स्ट्रिप का मुझे वर्क डन निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी, सारे स्ट्रिप्स के वर्क डन को ऐड कर दूंगी, समीशन ले लूँगी ऐसे छोटे छोटे का। जैसे डेल्टा डब्ल्यू एक का निकाला, तो ऐसे ही मैं सारे डेल्टा डब्ल्यू छोटे छोटे के निकाल के उन्हें सम अप कर देंगे। तो समेशन के लिए हम उसे एंड में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इज वर्क डन ऐसे एक का, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फाइन, तो जब हम सबका निकाल देंगे ऐसे सब स्ट्रिप्स का सम अप कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी एक्स इनिशियल टू एक्स एफ का एरिया विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। मीन्स कहानी क्या है, डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल है एक्स इनिशियल टू एफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ होल द कर्व। मीन्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स एफ। मीन्स जब भी हमें वर्क डन वेरिएबल फोर्स का निकालना हो, तो इस ग्राफ के अंडर जितनी स्ट्रिप्स आ रही हैं, जितना एरिया आ रहा है, वो है वर्क डन के इक्वल। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द होल एक्स इनिशियल टू एक्स एफ वाला रीजन। तो मीन्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब कितना है, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं ऐसे, तो इस कर्व के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो वर्क डन के इक्वल है। सो कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फाइन, तो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रिप का निकाला, एक स्ट्रिप का निकाला तो हमें पता चल गया कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप डेल्टा एक्स। फिर मैंने सारे का निकाला एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, तो पहले समेशन किया छोटे छोटे स्ट्रिप्स को, फिर समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया और कंक्लूजन निकाल दिया कि एरिया ऑफ द होल ये जो ग्राफ है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। फाइन।